रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त बड़ा चर्चा चल रहा है सियासी मैदान के अंदर और एक से एक गॉसिप्स आ रही हैं। इलेक्शन के लिए सियासतदान मरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ अलग प्लानिंग हो रही है और कोई ये कहता है कि फरवरी तक अगर इलेक्शन ना हुए तो फिर समझ लें कि लंबी छुट्टी होगी और उसी छुट्टी की वजह से और सियासी बेरोज़गारी की वजह से सियासी जमातें हर रोज़ नया करतब मैदान में ला रही हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि बिलावल ने आज जो स्टेटमेंट दी है आसिफ अली जरदारी के हवाले से, क्या बिलावल और जरदारी के अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, इसकी हकीकत करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे और इसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा कि क्या है। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कई महाजों पर बैक वक्त जो है वो सरगर्म हो चुकी है। 4 से 5 ऐसे महाज हैं जिनका जिक्र मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा और उसके अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप ये समझ लें कि अगर इनके अंदर हम सर्वाइव नहीं करते तो पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान के भारत के दौरे पे कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और भारत कहाँ जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं बिलावल की और आसिफ अली जरदारी के इख्तलाफात की। बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी बेसिकली कल एक स्टेटमेंट दी थी बिलावल ने और बातें की थी और इस्टेब्लिशमेंट का भी कहा था कि ये जनरल आसिम का काम नहीं है, ये हमारा काम है कि हमने मामला को किस तरह ठीक करना है, आवाम को कैसे रिलीफ देना है, हमें इलेक्शन 90 रोज़ में चाहिए। तो अगले दिन सुबह जो है स्टेटमेंट आ गई जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की कि हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि वो आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे। तो उससे ये चीज़ एक सामने आना शुरू हो गई कि शायद आसिफ अली जरदारी कुछ और चाह रहे हैं और बिलावल कुछ और चाह रहे हैं। तो जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जनाब आसिफ अली जरदारी कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी घर के अंदर तो आसिफ अली जरदारी की बात मानना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन जो सियासी वर्कर हैं और जो पार्टी की राय है और जो पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की राय है उसको मानना मेरा फ़र्ज़ नहीं है और वो मैं बहैसियत चेयरमैन फैसला करूंगा। ये उन्होंने एक इशारा दिया कि अगर मेरी और आसिफ अली जरदारी की राय मुख्तलिफ हो भी तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इसके बैकग्राउंड में जाएं, बेसिकली जो सियासत इस वक्त आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं वो बिलावल को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बिलावल ज़रा आपको पता है नई नस्ल के अंदर ज़रा कंप्रोमाइज़ कम होता है, आइडियलिस्ट होते हैं और वो चीज़ों को एक सिमत में ले जाने की कोशिश करते हैं, जबकि जो पुराने लोग होते हैं वो ज़रा हकीकत पसंद होते हैं, उनको मुश्किलात का अंदाज़ा होता है, ग्राउंड पोजीशन और रियलिटी का भी अंदाज़ा होता है, तो वो उसके अंदर चीज़ों को मसलियत का शिकार होते हैं। अब बेसिकली आसिफ अली जरदारी कहते हैं जी कि मुल्क के अंदर इस वक्त सियासत से ज़्यादा मईशत ज़रूरी है, अगर मईशत ठीक नहीं होती तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। बताया गया सियासी जमातों को कि एक दफ़ा ज़रा हमें झुरलू फेरने दो, झुरलू फेरने के बाद ज़रा मामलात को ठीक करने दो, उसके बाद जाहिर सी बात है इलेक्शन तो होनी ही है। आलमी जो साम्राज्य है वो भी पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है कि किसी भी सूरत आपने फरवरी के अंदर इलेक्शन ज़रूर करवाने हैं। तो आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत आने से कुछ अरसा पहले बिलावल ने पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी ऐसी सियासत मत करें जिससे मेरे और मरियम के दरमियान जो है सियासत करना के लिए मुस्तकबिल में सियासत करना मुश्किल हो जाए। जाहिर सी बात है पिछले 16 साल की जो पीडीएम की हुकूमत है सबको पता है कि किस तरीके से आई, किस तरीके से गई, किसके इशारों पे चले, निगरान सेटअप तक किसके इशारों पर बना। तो जाहिर सी बात है जो एक तशख़्ख़ुस है पीपल्स पार्टी का जमहूरी होने का और जो नून लीग का था कि वोट की इज्जत, तो वो दोनों तो तकरीबन ज़मीन बॉस हो गए थे। और जाहिर सी बात है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की अपनी एक अहमियत है जिसको इमरान खान ने बहुत ही कामयाबी के साथ उसे कैश करवाने की कोशिश की और फिर उसकी कीमत भी भुगती उसने, क्योंकि वो रेड लाइंस क्रॉस कर चुके थे और वो रेड लाइंस जो है वो उनकी हिकमत का तकाजा था कि वो इस हद तक वो ना जाते। तो अब जवान है, जारहाना सियासत करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से मामलात को देखना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि सियासी जमातें हैं, सियासी जमातों का काम हुकूमत करना है, जिनका जो काम है वो कहते हैं वो करें। लेकिन मसला ये है कि क्या वो काम जिसका है क्या वो हो रहा है। पीडीएम की हुकूमत आई थी अवाम को रिलीफ देने के लिए, 16 महीनों में कोई एक ऐसी खबर बता दें जिसके अंदर अवाम को रिलीफ देने की खबर आई हो। बिलावल कहते हैं जी कि हर चीज़ उल्टी पड़ी थी और पलटी पड़ी थी, तो चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में वक्त लगता है और फलां टिमका। बहरहाल ये बातें तो हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैं बहैसियत
सहाफ़ी जो है, मैं इमरान जो बिलावल का जो पॉइंट है वो है, मैं उसकी भी कदर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि वो अपनी बात बिल्कुल ठीक करें। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो मैदान में है वो कितने महाजों में इस वक्त सरगर्म है। सबसे पहले सोने के जो ज़खायर हैं, लोगों ने जो डंपिंग की हुई है, जो लोगों ने ब्लैक मनी मार्केटिंग के अंदर और जो स्मगलिंग और दीगर जो उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, उसके खिलाफ काम चल रहा है। डॉलर के खिलाफ बड़े हैवी पैमाने के ऊपर काम चल रहा है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। स्टेट बैंक तक से खबरें आ रही हैं कि हमने लिस्टें तैयार कर ली हैं, किस डीलर ने कितना डॉलर किस तरीके से कहाँ पे आगे पीछे किया। तो ये अगले आने वाले दिनों में तो एक बहुत बड़ा भौंचाल आने वाला है और इसमें आपको नजर आएगा कि जो डॉलर है वो वाज़िया तौर पे नीचे गया है और उसका यकीनन फ़ायदा भी होगा। जितने भी हाजिर सर्विस लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, पोस्टिंग्स की जा रही हैं, उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो करप्ट अनासिर के साथ मिल के रियासत को और सिस्टम को इस्तेमाल करते थे इसी ब्लैक मार्केटिंग के लिए और गलत चीज़ों के लिए, उन सब के खिलाफ बड़ा ही हैवी क्रैकडाउन जारी है। अभी जो खबर आई है, 1 करोड़ से ज़्यादा रिकवरियाँ जुर्मानों की सूरत में वापडा कर चुका है और इसके ऊपर बड़े तेज़ी से इसके ऊपर काम जारी है। और कई यानी कि जो जितनी भी तकसीमकार कंपनियां हैं, पेप्को है, लेस्को है, मैपको है, 250, 300, 400 अफसरों का तबादला उसके अंदर कर दिया गया है और रिकवरी का मामला जो है बड़ा फास्ट हो गया है। जो बॉर्डर के पार डॉलर की एक तरह से स्मगलिंग हो रही थी, उसके ऊपर भी बहुत ही अंदर तक जाके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेके लोगों को, इंडिविजुअल्स को भी उसके ऊपर पकड़ा जा रहा है। जो डीलर इस सारी सरगर्मियों में मुलविस थे उन सब को भी पकड़ा जा रहा है। अब उनके मुनाफा नहीं, उनकी अब असल रकम भी जाएगी। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, वो दफाई महाजों के ऊपर है। तुर्खम बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जो रश लगा हुआ है और जिस तरीके से वो बंद हुआ है और पिछले तीन दिन के अंदर तकरीबन 80 लाख डॉलर की जो पाकिस्तान की अफगानिस्तान को इंपोर्ट है वो रुकी हुई है, उसका नुकसान हो रहा है। चित्राल के अंदर जो है मामलात आपको पता है कि वहाँ पे किस तरीके से दहशतगर्दों ने बॉर्डर पार से आके सिक्योरिटी एहलकारों के ऊपर हमला किया और वहाँ पे कई सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो जामे शहादत भी हासिल की है उन्होंने। और जो उधर से दहशतगर्दों को भी तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल भी किया गया। तो जितने भी हमारे दिफाई और टूरिस्ट प्लेसेस हैं और जो दीगर चीज़ें हैं, दहशतगर्दी वहाँ पे की जा रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि एस्टेब्लिशमेंट का ध्यान जो मुल्क के अंदर है वहाँ से निकल के इस तरफ आए और डॉलर की स्मगलिंग और सोने की स्मगलिंग और जो करप्ट माफिया इधर यहाँ पे उनकी सहूलत कारी कर रहा है उन सबसे ध्यान हट जाए। लेकिन जनाब फैसला ये किया गया कि तमाम महाजों पर लड़ा जाएगा। उससे अगला महाज जो एस्टेब्लिशमेंट जो लड़ रही है वो है सियासी महाज। सियासी महाज के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि किस तरीके से निगरान हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए, किस तरीके से आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाते हैं तो जो इससे पहले वाला जो महाज है, जो मुआशी महाज है, उस महाज के अंदर नाकाम होते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं करते तो यहाँ पे भी तनकीद का मामला जो है वो सामने आता है और तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक फ्रंट पे इकट्ठे होने की कोशिश करती हैं और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की बातें करती हैं। तो इस हवाले से बहरहाल चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर जो लोग समझ सकते हैं, जिनको समझाया जा सकता है, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद यह है कि फरवरी से पहले इलेक्शन के हवाले से कोई बड़ा जो मार्का जो है वो या बड़ी रेजिस्टेंस या बड़ा एहतजाज जो है वो सामने नहीं आएगा। उससे अगला जो महाज है वो है आलमी महाज। आलमी महाज के अंदर ग्रुप बंदियां हो रही हैं। सऊदी अरब एक तरफ, ईरान एक तरफ, चीन एक तरफ, रूस एक तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका है, भारत है, यूरोप है और दीगर मगरबी ताकतें हैं। पाकिस्तान बीच में लटका हुआ है, इधर जाए या इधर जाए, इधर जाता तो इधर से जूते पड़ना शुरू हो जाते हैं, उधर जाता तो इधर से जूते पड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई IMF के थ्रू हमारी बाजू में रोड़ता है, कोई CPEC के कर्जों के थ्रू हमारी बाजू में रोड़ता है और हम एक तरह से बहुत बुरे तरीके से
फंसे हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास डॉलर नहीं है कर्जे वापस करने के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। और ये सारे मामलात भी बदकिस्मती है पाकिस्तान के सियासतदानों की कि ये सारे मामलात भी इस्टेब्लिशमेंट देख रही है। और ये बात गुज़िश्ता दिनों में वाजिया भी हुई है कि आपके मुल्क के वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने में सिपा सलार का अहम किरदार है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स ली, उन्होंने दीगर चीज़ें की और इस तरह की काम किए। दूसरा, मुल्क के अंदर इस्लाहात को नाफिज करने के लिए बड़े पैमाने के ऊपर ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये बात इस्टेब्लिशमेंट इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि अगर तमाम महकमों के अंदर इस्लाहात नहीं लाई जाती हैं, डिसिप्लिन नहीं लाया जाता, चोरी और रिश्वतखोरी और करप्शन को नहीं रोका जाता, तो यहाँ पे पाकिस्तान का सर्वाइव करना मुश्किल है। तो इसके अलावा भी और काफ़ी इस तरह के महाज हैं, लेकिन ये 4-5 महाज जो हैं ये अहम महाज हैं जहां पर धींगा मुश्ती जारी है। और उम्मीद मैं करता हूं, जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला इस्टेब्लिशमेंट को इन तमाम महाजों के ऊपर पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। सऊदी अरब ने हमेशा हमारी मदद की है, मुश्किल वक्त में आया है, लेकिन ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि मोहम्मद बिन सलमान भारत तो पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान आने की अभी तक कोई खैर खबर नहीं है। और मोहम्मद बिन सलमान ने वहाँ पे भारत का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिसमें मशरिक वस्ता, यूरोप और एशिया को आपस में मिलाना है, उस हवाले से भी उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो इसके अंदर जाएंगे और वो इसका हिस्सा बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान भी हमेशा ये कहता रहा है कि हम ना इस तरफ ना इस तरफ, हम दरमियान में हैं, और ये बहुत अच्छी पॉलिसी है मोहम्मद बिन सलमान की। लेकिन बात यह है कि फिर साढ़े बारे च भी सोचो, सानू भी कुछ 10 अरब डॉलर तुसी देने सी बकौल सिपा सलार के, वो कब दिए जाएंगे, उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान के सर्वाइवल के हवाले से। लेकिन एक अहम चीज़ कि जो अफसर शाही है, जो नैब है, जो ब्यूरोक्रेसी है, और जिसके लिए ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है वन विंडो ऑपरेशन फराहम करने के लिए, उसके ऊपर भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास जो भी कोई इन्वेस्टर आता है तो हमारी करप्ट जो अशराफिया है और करप्ट अफसर शाही है वो अपनी एक बोटी के लिए मुल्क की गाय को कुर्बान कर देती है। इस तरह अब नहीं चलेगा, ये बात वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह चल रहा है इस तरह ये नहीं चलेगा। आपको बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन करने पड़ेंगे, इस्लाहात लानी पड़ेंगी और चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। बहरहाल इस हवाले से हमारी जो वीडियोज़ का सिलसिला है वो जारी है। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।